हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आज हम लोग जो डुअल नेचर वाला चैप्टर था उसका आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगली वेव के बारे में। जब हम लोग अपने पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे तभी हमने आपसे बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट फोटोन थ्योरी, दूसरा पार्ट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा पार्ट हमारा डी ब्रॉगली वेव। अब हम लोग अपने तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अपने दोनों वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जल्दी से जाके मेरे चैनल पे देखिए। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के बारे में कुछ कहानियां हैं जो कि आप लोगों ने भी सुनी होंगी, हो सकता है। डी ब्रॉगली बेसिकली एक कोई फिजिसिस्ट नहीं थे। डी ब्रॉगली क्या थे? डी ब्रॉगली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट में रुचि रखते थे। लेकिन हुआ क्या, उस समय इनकी कंट्री में वॉर चल रही थी, तो इनका भाई जो था वो एक रिसर्च कर रहा था जिसपे लाइट के बारे में, लाइट के डुअल नेचर के बारे में वो रिसर्च कर रहा था। लाइट का नेचर क्या है? पार्टिकल की वेव। तो हुआ क्या था, कॉलेज वॉलेज बंद थे, तो इनका मन क्या हुआ कि जो हमारे भाई हैं उनकी रिसर्च में थोड़ी सी टांग अड़ाई जाए। तो इनको इंटरेस्ट आ गया उसमें। फिर क्या इन्होंने किया, इन्होंने फिजिक्स की बहुत सारी किताबें लाए, फिर पढ़ी इन्होंने। फिर कुछ सालों बाद, है ना, पढ़ाई वढ़ाई करके उसके बाद इन्होंने उसके लाइट के नेचर के बारे में कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि लाइट का जो नेचर है वो कभी कभी वेव की तरह होता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह होता है ना। लाइट का जो नेचर है वो कभी कभी वेव की तरह होता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है, वो उसका बिहेवियर है ना। मतलब पार्टिकुलर लाइट कुछ नहीं है, ना तो वो वेव है ना तो वो पार्टिकल है। दो लाइट का जो बिहेवियर है वो तो या तो वेव हो सकता है या तो पार्टिकल हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये था। और इन्होंने ये भी कहा कि खाली लाइट के साथ ऐसा नहीं है, जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं इस पूरे यूनिवर्स में उनका भी डुअल नेचर होता है, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। इनके ये शब्द थे, नेचर लव्स सिमेट्री, है ना। इन्होंने कहा था कि नेचर लव्स सिमेट्री, मतलब नेचर को सिमेट्री पसंद है। ठीक, जैसे हमारे पूरे शरीर की बात करें, देखो एक आंख, जैसे देखिए ऐसा अगर पूरे शरीर को आधे पार्ट में डिवाइड करें तो देखिए एक आंख, ठीक है, और क्या हो, आधा मुंह इधर आधा मुंह इधर। तो नेचर को बेसिकली सिमेट्री बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर लाइट का जो नेचर है, लाइट का नेचर अगर डुअल है तो लाइट के साथ दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका नेचर भी डुअल होना चाहिए, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। तो इनके ये स्टेटमेंट था। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से रिलेट करके बताया, है ना। वेव नेचर से रिलेट किया, है ना, वेव नेचर से रिलेट किया। कैसे किया? इन्होंने कहा कि जो लैम्डा होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी मैटर के लिए, जो लैम्डा होता है वो होता है h/p। ठीक, ये जो लैम्डा है ये आप जानते हो कि ये एक वेव की प्रॉपर्टी होती है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है, और इसे कहते क्या है? वेवलेंथ। और ये जो p क्या है? यहाँ पे मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी होता है? मोमेंटम होता है पार्टिकल प्रॉपर्टी। कोई पार्टिकल है तभी उसके पास मोमेंटम होगा, है ना। कोई पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्या करा, किसी भी मैटर का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को बताया कि वो कैसे रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, तो इस इक्वेशन से काफ़ी चीज़ें बदल गई, काफ़ी कॉन्सेप्ट बदल गए। ठीक है, क्योंकि पहले तो मानते थे लाइट या तो पार्टिकल होगी या तो वेव होगी, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, लाइट का बिहेवियर है, कभी कभी वेव की तरह होता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह होता है ना। लाइट असली में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ही हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। और ये जो लैम्डा दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव, इसे कहते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेव। और इसी का इस्तेमाल करके अलग अलग कंडीशन में इन्होंने डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकाली, है ना। अलग अलग कंडीशन में कैसे? देखिए, ये जो अलग अलग कंडीशन वाली डी ब्रॉगली वेव लेंथ है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द वीडियोज जो यूट्यूब पे पढ़े हैं वो इतने ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होंगे जितने ज़्यादा मैं आपको डिटेलिंग में बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं है इसमें, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सबसे पहले डी ब्रॉगली इक्वेशन, जनरल इक्वेशन तो हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक, अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, then de Broglie wavelength is lambda is equal to h upon mv। अगर किसी पार्टिकल के पास क्या है, मास है m और वेलोसिटी v है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। उसके बाद देखो, ये तो पहला केस मान लेते हैं। दूसरे तरीके से, इफ एनी particles kinetic energy is k, then we know, हमें क्या पता है, अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है तो हमें जानते हैं कि जो p स्क्वायर बाई 2m होता है ये k के बराबर होता है ना। p क्या है, मोमेंटम, p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया तो आप ऐसे सीख सकते हो कि आप जानते हो p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो, ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर v स्क्वायर। अब इसको अगर आप नीचे ले आओगे तो p स्क्वायर, देखो p स्क्वायर और एक m को नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, mv स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो mv स्क्वायर बाई 2 ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे आता है p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू k। ठीक है, p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू k। अगर ये आ गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि p की जो वैल्यू होगी वो √2mk होगी, इसको ऊपर भेज दिया। अगर p की वैल्यू ये हो गई तो लैम्डा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, p की जगह लिख दो √2mk। ठीक है, अंडर रूट क्या हो गया, 2mk। ये भी होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक, ये दो फॉर्मूले हो गए, है ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, इफ एनी पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड and given initial velocity of particle is v naught, then after time t what is the de Broglie wavelength if initially it is lambda naught। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक पार्टिकल है जिसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस किया गया है, ठीक है, और उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है v नॉट। तो t टाइम के बाद
ठीक है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी अगर इनिशियली उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स लगेगी पार्टिकल पे, कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगी उस पार्टिकल पे, है ना। ये जो पार्टिकल है ये एक बेसिकली चार्ज पार्टिकल होगा, है ना, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल, उसी पे फोर्स लग सकती है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा, अगर इस पार्टिकल का मास m मान ले तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज देखो, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट प्लस ए की जगह क्या लिख देंगे, क्यू ई बाई एम, और ये क्या है, t, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी हमको पता चल गई। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम लोग लिखें, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, v की जगह क्या लिख देते हैं, v नॉट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक, ये आ गया। अच्छा अगर इधर से v नॉट कॉमन ले लो, अगर यहाँ से v नॉट कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v नॉट, और ये हो जाएगा v नॉट प्लस क्यू ई बाई एम v नॉट। अच्छा एक चीज गड़बड़ होगी, यहाँ पे अगर आप v नॉट कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एम वी नॉट कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस क्यू ई टी बाई एम वी नॉट, ठीक। अब h अपॉन एम वी नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं फिर, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू ई टी डिवाइड बाई एम वी नॉट। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट एमसीक्यू बना है इससे, ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो तो टी टाइम के बाद अगर आपसे पूछे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो अब आप लोग बताओगे इतनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए रोक के, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोगों ने 3 डी ब्रॉगली वेव के फॉर्मूले देखे, है ना। एक तो जनरल देखा, उसके बाद देखा हमने h अपॉन अंडर रूट 2m और तीसरा पार्ट देखा जब किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब उसकी नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी t समय के बाद। चौथी चीज, ये भी बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी गैसियस पार्टिकल, किसी गैसियस पार्टिकल के लिए अगर बात करें तो गैसियस पार्टिकल के लिए आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, गैसियस पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, गैसियस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये होती है 3/2 kT, जहां पे k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, T यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। अब देखिए अगर ये है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, तो अब हमारे पास डी ब्रॉगली जनरल इक्वेशन क्या थी, h अपॉन अंडर रूट 2m भी पढ़ी थी अभी हम लोगों ने पीछे, जहां पे k क्या था, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख दो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 2m इंटू 3/2 kT। ये वाला की अलग है, इसको आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो ऐसे, काइनेटिक एनर्जी, है ना, 2m k, है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला k है, ठीक। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला k, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kT, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है, गैसियस पार्टिकल के लिए। अब यहाँ पे आपको गैसियस पार्टिकल के लिए एक बात नजर आ रही है कि जो
डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। ठीक है, तो अगर आप से पूछे कि टेम्परेचर और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ये हमारा टेम्परेचर और ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करवाए तो ये ग्राफ देखो कैसा बनेगा, हाइपरबोला। ठीक है, कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक, चलिए अब आगे और बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, अब आगे और बढ़ लेते हैं। चलो नोट कर लीजिए इसको भी। गैसेस पार्टिकल के बारे में बात हो गई। अब सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे देखा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग पांचवा लिख रहे हैं ना, तो पांचवे केस में इफ एनी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B, then what is the de Broglie wavelength। ठीक, अब सबसे पहली बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है, तो ये जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, एक फोर्स लगेगी जिसके कारण ये जो पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल, हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है ना। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। ठीक, और इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, इस पे जो फोर्स लग रही होगी इस चार्ज पार्टिकल पे, ये लग रही होगी क्यू वी पी। वी क्या है, इसकी वेलोसिटी, अगर ये वी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, फोर्स तो इतनी लगेगी। अब ये जो फोर्स है, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एक चीज देखो कि ये जो फोर्स है क्यू वी बी, एक इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और भी तो लगेगी, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगी, एक फोर्स और लगेगी जो होगी mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, है ना, क्यू वी बी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्यू वी बी है यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमको प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा, v से v कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू क्यू बी आर, ये हो जाएगा। mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर हो जाएगा। ठीक है, तो mv ही तो क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर लेमडा बराबर देखें, लेमडा बराबर क्या होता है, h/mv होता है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू h/mv की जगह लिख देंगे क्यू बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या याद रखनी है, यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट बात है ना, इससे हमको ये बातें याद रखनी है। फिर से इसके लिए ग्राफ वैसे ही बनेगा अगर आप बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में। अगर यहाँ पे लेमडा ले लें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लें, तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, जनरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ ज्यादातर क्वांटिटीज का ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, पेपर में कभी ना आ रहा हो तो ऐसे ही बना के चले आना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई पांचवें पॉइंट की बात मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट पे देखिए, इफ चार्ज पार्टिकल, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इफ भी ना लिखो, फॉर लिख देते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन present in
nth एनर्जी लेवल देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, देखिए अगर क्या है कि कोई हाइड्रोजन आइटम है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एनर्जी लेवल पे, तब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो एनर्जी होती है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, शायद आपको याद हो। अगर यहीं पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसी nth एनर्जी लेवल पे तो ये हो जाती है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर फॉर हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर की जगह 1 लिख देंगे तो 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक, अब आप जानते हैं कि एज वी नो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन अंडर रूट 2m के, यहाँ पे k क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो h अपॉन अंडर रूट 2m के की जगह क्या लिख देंगे 13.6 और ये एनर्जी किसमें होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा hn डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 और 27.2 m, ठीक है 27.2 m। तो यहाँ से आप देखो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया है ना, यहाँ से अगर आप देखो तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा है ना इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, जितना ज़्यादा एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा लैम्डा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे लैम्डा और एन के बीच में, तो लैम्डा और एन के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा है ना, कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हमारे अलग अलग केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने निकाली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जरूरी पार्टिकल्स की, कुछ जरूरी चार्ज पार्टिकल्स की, जिनमें कौन कौन आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक आता है क्या इलेक्ट्रॉन, एक आता है प्रोटॉन, एक आता है अल्फा पार्टिकल, एक आता है ड्यूट्रॉन। ठीक है, इन चार के बारे में भी हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है वो आती है 12.27, इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक, वहीं पे अगर आप प्रोटॉन की बात करें इसके लिए आती है 0.286 डिवाइड बाय रूट वी। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के लिए आती है 0.202 डिवाइड बाय रूट वी। ड्यूट्रॉन के लिए आती है 0.101 डिवाइड बाय रूट वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और एक चीज़, अगर इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है, मास ऑफ प्रोटॉन को अगर mp ले लें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, और 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, और यह है हमारा ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर हम लोग इसका बात करें कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा कि सबसे ज़्यादा किसके लिए, तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बाद प्रोटॉन के लिए, उसके बाद
अल्फा पार्टिकल के लिए और आखिरी में न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ये हमारा अल्फा पार्टिकल, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का जो डी ब्रॉगली वेव वाला हिस्सा है। इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। छोटा सा पार्ट और है, अगला पार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकेंड पोस्टुलेट बाय डी ब्रॉगली वेव। अब बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट था क्या, सबसे पहले तो ये रिकॉल करो। हम लोग एटम वाले चैप्टर में इसको फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बस आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है इस चैप्टर का जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग जानते हैं जो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है वो ये है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, है ना। ये हमको पता होना चाहिए कि सेकेंड पोस्टुलेट है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। अब बोहर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा अगर वो फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। अब डी ब्रॉगली ने तो पार्टिकल और वेव के नेचर को आपस में रिलेट कराया था, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ क्या होगी, एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, है ना। तो ये अगर पार्टिकल घूम रहा है इस ऑर्बिट में तो इसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, है ना। और लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा, ये जो वेव है ये कैसी होनी चाहिए, एक स्टेशनरी वेव होनी चाहिए, तभी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम पाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वेव होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन वेव होनी चाहिए, वो एक कैसी वेव होनी चाहिए, एक स्टेशनरी वेव होनी चाहिए, स्टेशनरी वेव होनी चाहिए, स्टेशनरी वेव होनी चाहिए, है ना। तभी ये क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा। अब मान लेते हैं इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है rn, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ये nth ऑर्बिटल है ना। कौन सा ऑर्बिटल है, nth ऑर्बिटल है, ठीक। अब एक चीज देखिए, अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी वो एक स्टेशनरी वेव होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक राउंड घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, इन 1 राउंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कवर करेगा 2πrn, है ना, 2πr, है ना, एक सरकमफ्रेंस के बराबर। अब ये इसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है, तो वेव जो है वो किस फॉर्म में अपनी डिस्टेंस को कवर करती है, वेवलेंथ की फॉर्म में। मान लेते हैं कि ऐसी n वेवलेंथ इसने कवर करी, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2πrn। अब उसके बाद देखो, ठीक है, बट एज वी नो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है, ये होती है h/mv के बराबर, है ना। अगर यहाँ पे nth पार्टिकल की बात, nth उसकी बात हो रही है तो इसको हम लोग vn से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह लिख सकते हैं h/mvn। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो, है ना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि n और लैम्डा की वैल्यू h/mvn इज इक्वल टू 2πrn, ठीक। तो अब एक चीज देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे
MVN को ऊपर भेज दें, ठीक है, और बाकी को नीचे भेज दें, तो ये हो जाएगा NH डिवाइड बाई 2 पाई को नीचे भेज देते हैं 2 पाई, और उधर MVN RN, उधर हो जाएगा MVN RN, ठीक। अब देखो ये MVN RN की क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये NH/2 पाई के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा कि बोर के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ किया, है ना। और यही क्या है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा डुअल नेचर का चैप्टर, ठीक है। डुअल नेचर हमारा खत्म हो गया है। पहले हमने फोटोन थ्योरी पढ़ी, फोटोइलेक्ट्रिक पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेव देखी, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर वीडियो अच्छा है, और जो उससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड आते आते या नीट का पेपर आते आते ज़्यादातर चैप्टर मैं ख़त्म कर पाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा 3 लेक्चर में डुअल नेचर ख़त्म हो चुका है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, थैंक यू।